नमस्कार दोस्तों, आज हमारे तजुर्बा चैनल पे जहाँ पर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आते हैं। हमारे यहाँ वो नहीं है जी आपके मिलियन फॉलोअर होंगे तो ही हम बुलाएंगे। हम उन लोगों को बुलाते हैं जिनके पास तजुर्बा है, क्योंकि हमारा नाम तजुर्बा, कंपनी का नाम तजुर्बा। तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जिनसे आप कुछ सीख सकें, कुछ ऐसा जो उसके बारे में आपके पास बहुत सवाल हो और आपको जवाब नहीं मिल रहे हो, तो वो सब आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, अनएडल्ट्रेटेड। यहाँ पे किसी तरह की कोई भी नकली बात नहीं है, जो होगी एकदम दिल से और सच्चाई से। और मैं जो सवाल पूछता हूँ एक्सपर्ट से, आपकी तरफ से पूछता हूँ, अपनी तरफ से नहीं। तो जो आपके मन में सवाल हो वो मेरे मन में भी हैं, क्योंकि जो एक्सपर्ट आते हैं वो कुछ ना कुछ कोई पेन सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम उनसे वही सवाल पूछते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स, पेन और जिस तरह के भी डाउट रहते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक्सपर्ट है, प्रदीप बलियान साहब हैं पंजाब से, और इनका एक बहुत अच्छा काम है जहाँ पर ओवरसीज एजुकेशन, पीआर, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस, जिसको भी कहीं पर बाहर सेटल होना है उस तरह के। और उसमें एक बात बहुत ज़रूरी होती है कि जो अभी आपने देखा कि प्लेन भर के ट्रंप साहब ने भेजा वापस, किस हालत में भेजा, हथकड़ियाँ लगा के। लोगों ने 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख खर्चे। आज हम वो भी इनसे पूछने वाले हैं कि वो क्या है और लोगों को उससे कैसे बचना चाहिए। तो आपका स्वागत है प्रदीप जी हमारे शो में। थैंक यू जी, थैंक यू सर। तो शुरुआत ही इससे करते हैं यार, ये जो ट्रंप साहब ने प्लेन भर के भेजा है और लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई चली गई, मकान बेच दिए, बहुत कुछ धोखा हुआ लोगों के साथ। ये सब क्या है इस इंडस्ट्री में? देखो सर, मैं इसको धोखा तो नहीं कहूँगा। जाने वाले कैंडिडेट को पता था कि वो किस तरीके से जा रहे हैं। तो इवन के इसमें मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हाई डोजर ये मिलनी भी चाहिए थी। ट्रम्प साहब सिर्फ उन कैंडिडेट्स को भेज रहे हैं जो इलीगल है। सर, आपके कंट्री में कोई अगर इलीगल आएगा तो आप क्या बर्दाश्त करोगे? आप भी तो उनको वापस भेजने के लिए बोलोगे ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि जी जो इलीगल है, जिसका पता ही नहीं कौन कहाँ से आया है, क्रिमिनल एक्टिविटी वाला बंदा है या नहीं है, कल ने उस देश के लिए कितने हार्मफुल हो सकते हैं। और ऑलरेडी उनके एजेंडा में थे कि भाई जैसे वो सरकार में आएंगे तो वो तो जितने भी इलीगल लोग हैं उनको वापस भेजेंगे। जैसे जैसे उनको पता चल रहा है उन लोगों को वापस भेज रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि भाई सारे के सारे सेफली वापस आ रहे हैं। सर आप देखो ना, ये लोग जो गए थे 50-50 लाख रुपए दे के जा रहे हैं, पूरी पनामा के जंगलों से गए हैं, ठीक है, तो जान तो जोखिम में है ना। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उन वीडियोस में देखा है कि वो बता रहे हैं कि जी कुछ तो कैंडिडेट रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो सर ऐसा रिस्क क्यों? ऐसे पैसे का फ़ायदा क्या है? जब एक लीगल रूट है उस लीगल रूट से जाएँ। माइट भी इस वीडियो को देख के कुछ लोग हर्ट हों, लेकिन सर हाई डोज है और ऐसी डोज ज़रूरी भी है, उसको अपना देश क्लीन करना है। जेन्युइन कैंडिडेट को कह रहे हो आप आओ, लीगल तरीके से आओ, सेटल हो यहाँ पे आके, आप पढ़ाई बेस पे आओ, डायरेक्ट पीआर पे आओ, आप वर्क वीज़ा पे आओ, आके वहाँ पे सेटल हो जाओ, पढ़ो और उसके बाद सेटल हो जाओ। लेकिन आप पढ़ाई के लिए गए नहीं, आप 2 नंबर से बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हो, या पढ़ाई के लिए गए हैं वहाँ जाके आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपने असाइलम डाल दिया, तो वो ये कह रहे हैं हमें ये बर्दाश्त नहीं है। और सर जो इस टाइप से कैंडिडेट जाते हैं गवर्नमेंट पे एक तरह से उनका बहुत बड़ा बोझ होता है, खर्चा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे पे ही वो लोग होते हैं। तो वो कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, और मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता। और इस बात का तो देखो, जितनी भी लोग वापस आए हैं उन्होंने वीडियोज़ में बोला अपना, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले उनके घर तक पहुँचे हैं, कि मैं सबको रिक्वेस्ट, जो भी कैंडिडेट वापस आया है, जो भी इस चीज़ से पीड़ित है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं मिसगाइड होके गया, लेकिन मैं किसी को भी आगे फ्यूचर में नहीं बोलता कि आप इस तरीके से जाओ। तो सर अगर आप इस तरीके से जा रहे हो तो देश तो अपना भी बदनाम हो रहा है ना। आप डायरेक्ट, आप +2 पास हो, आप ग्रेजुएट हो, आप मास्टर्स होल्डर्स हो, आप वर्क एक्सपीरियंस होल्डर्स हो, तो गो ऑन दैट वीज़ा ना जिसके लिए आप एलिजिबल हो। इससे देश का नाम भी रोशन होगा। वो तो खुद बोलता है, कंट्री कोई भी उठा लो, हर एक डेवलप कंट्री कहता है कि आप आओ हमारे पास लोग कम हैं, तो हम आओ वहाँ पे सेटल हो जाओ आएंगे। यहाँ पे। पहले जरा ये वाला बात को थोड़ा सा क्लियर कर लें, ये डुनकी वाला जो जी, मामला है जो आए हैं, इसमें मैं ट्रंप को गलत कहता हूँ और ना उनको गलत कहता हूँ जो गए हैं। देखिए कहीं ना कहीं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख लिए गए सर हैं, 50 लाख, 50 70 लाख, तो उनसे कुछ ना कुछ झूठ तो बोला गया होगा। हाँ। देखिए अगर किसी को आप ये बोलेंगे कि भाई देख 50 लाख लगेंगे और हो सकता है तो रास्ते में मर जाए,
हाँ, हो सकता है वहाँ तुझे जेल हो जाए, हो सकता है वो वापस कर दे, डिपोर्ट को जाएगा। कोई नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं एजेंटों ने झूठ बोला। हाँ, मतलब पीछे पास्ट में आप देखो, बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यू सुने, उसमें बोलते हैं वो कि भाई जब न्यूज़ चैनल वाले उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों कन्विंस हुए, तो बताते हैं कि जी एजेंट ने झूठ बोला। ये भी बताते हैं कि भाई आगे जो मेरे रिश्तेदार थे वो ऑलरेडी वेल सेटल्ड थे, इसी रूट से गए थे। तो ये दोनों का एक तरह से आप कह सकते हो, इसमें एजेंट्स तो गलत हैं ही हैं, लेकिन इसमें एजेंट्स भी वो हैं जिनके कोई ऑफिस नहीं, एजेंट वो हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं, एजेंट वो हैं जिनके आगे पीछे मतलब किसी भी टाइप का कोई भी एविडेंस नहीं है कि भाई ये लोग काम करते हैं। ये लोग वो हैं जो फ़ोनों पे ऑपरेट करते थे। ठीक है, वो तो चलो, अब कितने लोगों को ये एजुकेशन मिलती है नहीं मिलती है, मैसेज पहुंचते हैं, मैसेज लेकिन तो सर इस सबके मामले पास में क्लियर कानून है। क्या है? कानून पहली क्या बात तो मैसेज क्लियर पहुंच गया लोगों के पास कि भाई लीगल रूट है, लीगल रूट से आओ, मोस्ट वेलकम, इलीगल रूट से मत जाइए। उस पर मैं आऊँगा आपके पास जी, तो जी। मैसेज कैसे पहुँचे, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का सरकार ने यहाँ तक आप देखो कि फ़ोन पे रिंगटोन भी बना दी। जी, जी, लेकिन जी, आज भी लोग फंस रहे हैं, आज भी मैसेज आ रहे हैं, धड़ल्ले से काम चल रहा है। जी 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 जी। तो ये चीज़ों में कुछ एजेंट अरेस्ट भी हुए हैं, कुछ उनके लिए भी कानूनी कार्रवाई हुई है? डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन इस पे क्या नाम है लगे हुए हैं। और आपने मैंने तो वो ट्रम्प साहब का और क्या नाम है मोदी साहब का ज्वाइंट जो कॉन्फ्रेंस थी वो भी सुनी थी कि भाई जो एक पत्रकार ने पूछा था जब हमारे मोदी साहब वहाँ पे थे कि भाई जितने लोग वापस आए हैं, मतलब जो ये लोग इलीगल जा रहे हैं, तो इंडिया इसमें सपोर्ट कर रहा है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो मोदी साहब ने उसमें बोला कि ट्रम्प सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम मिल के ज्वाइंट इस पर काम करें और इस टाइप का जो सिस्टम है इसको ब्रेक करें। तो सून आने वाले टाइम में इस पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला भी है, मतलब अरेस्ट लोग हो भी रहे हैं, फ्यूचर में मोदी साहब जो बोलते हैं वो होता भी है। क्योंकि बीमारी की जड़ तो देखो वो एजेंट है जो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है। जी, सच्चाई है। अगर उन पे सख्ती हो जाए, आज हमारे देश पे अभी मैंने दिल्ली में चालान हो गए कि पॉल्यूशन नहीं हो तो गाड़ी इम्पाउंड हो जाएगी। जब भारी भारी चालान हो गए हैं तो वायलेशन कम होगी, वायलेंस कम हो जाता तो अगर उनके लिए ऐसे सजा के प्रावधान हो जाए और एग्जाम्पल क्रिएट किए जाए तो भोले भाले लोग नहीं है। ठगे। गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्ट्रिक्ट फॉर हाँ, सेम। क्योंकि ठगने वाले लोग तो आते ही जी रहेंगे, जी जी। तो उनको रोकना जरूरी है, कानून का स्ट्रांग होना जरूरी है। अभी आते हैं आपके काम के ऊपर, तो लीगल तरीके से कौन बाहर कहाँ कहाँ जा सकता है, थोड़ा उसके बारे में रोशनी डालेंगे। देखो सर, आज का टाइम है ग्लोबलाइजेशन का, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। इंडिया में लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इंडिया से बाहर लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो एक सोच तो है सबसे बढ़िया स्टडी वीज़ा, कि आप यहाँ से IELTS PT TOEFL करके आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। आप 12th पास है तो डिप्लोमा या बैचलर कर सकते हैं, बैचलर हैं तो मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर हैं तो मास्टर्स अगेन या PhD कर सकते हैं। तो स्टडी वीज़ा सबसे बेस्ट रूट है। आप वहाँ से पढ़ के इंडिया में भी वापस आ सकते हो और वहाँ भी सेटल हो सकते हो। दूसरी बात, आप वर्क वीज़ा पे जा सकते हो डायरेक्ट, इफ़ यू आर द स्किल्ड पर्सन। एक मिनट इस पे पहले बात करते हैं कि पढ़ने जाए आदमी, हाँ हाँ तो वहाँ सेटल कैसे हो सकता है? जी, देखिए, आप स्टडी वीज़ा पे गए तो आपका कोर्स 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, डिपेंड करता है कि आप डिप्लोमा ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं या मास्टर्स ले रहे हैं। PhD तो अप टू 4 to 5 ईयर तक की भी होती है। ड्यूरिंग स्टडी पहले तो देते हैं वो वर्क राइट्स के, आप मेरे कंट्री में आए हैं, ट्यूशन फीस आपने पे कर दी, अब खाने पीने रहने के खर्चे आप ड्यूरिंग स्टडी वर्क करके मेंटेन कर सकते हैं। तो अप्रोक्स 20 आवर्स पर वीक, 5 days ए वीक होता है, तो आप उसमें अपने खाना पीना रहने का मैनेज कर लेते हो। साल में छुट्टियाँ आती हैं तकरीबन 3 से 4 महीने की, उसमें यू कैन डू फुल टाइम वर्क। तो इस तरीके से आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हो। ठीक है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद हर एक कंट्री पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा देता है, जिसको जॉब सीकर वीज़ा भी बोल सकते हैं, कि भाई आप मेरे कंट्री में आए, आपने पढ़ाई कंप्लीट करी, अब जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड अपनी जॉब फाइंड आउट करो। कनाडा में वर्क वीज़ा है, US में वर्क वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा है, UK में वर्क वीज़ा है स्टडी कंप्लीट करने के बाद। यूरोप जा रहे हो तो यूरोप में वर्क वीज़ा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी हर एक कंट्री वर्क वीज़ा देता है कि भाई जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड जॉब फाइंड आउट कर लो। और उसकी क्या ड्यूरेशन होती है वर्क वीज़ा की? डिपेंड करता है आप किस कंट्री में जा रहे हो। मान लो कनाडा है। 1 साल से लेके 5 साल तक है। उसके जैसे बाद? कि मैं वही बता रहा हूँ, उसके बाद उसके दौरान ही हर एक कंट्री के रूल्स हैं कि उसमें आपको रिलेवेंट जॉब, स्किल्ड जॉब, IELTS या PT दोबारा देना। तो उस तरीके से आप अपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम्स बेस में अपनी PR अप्लाई कर सकते हो।
मतलब पहले स्टडी कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिला। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा में आपने उससे रिलेटेड जो पढ़ा उससे रिलेटेड स्किल्ड या रिलेवेंट जॉब करी और उसमें फिर आप अपनी पीआर फाइल कर सकते हो, जिसको परमानेंट रेजिडेंसी बोलते हैं। तो हर एक कंट्रीज़ के पास ये प्रोविज़न है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो यहाँ से जाते हैं चाहे तो वापस आएंगे, नहीं तो वहाँ सेटल जरूर हो जाएंगे। सेटल होने वाले कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये तो हो गया ऑफिशियल तरीके से बाहर जाना। कौन कौन से मुल्कों में आप लोगों को हेल्प करते जाने में? स्टडी वीज़ा की बात करें तो कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में जितने भी सेनेगन कंट्रीज़ है वो हो गया, सिंगापुर, साइप्रस, हर एक कंट्रीज़ में हम स्टडी वीज़ा पे बच्चों को भेजते हैं। मोर देन 500 यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे की प्रोफाइल के हिसाब से, बच्चों की चॉइस के हिसाब से हम बच्चे को उसमें प्लेस कराते हैं। तो यहाँ में मैं एक बात और पूछूंगा, क्यों पढ़ने जाते बाहर? यहाँ नहीं है क्या वो एजुकेशन? एजुकेशन सर इंडिया की भी अच्छी है, बट अगर देखा जाए ना हर एक एजुकेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। पहली बात तो मैं देखो इंडिया की, मैं भी इंडिया से ही एजुकेटेड हूँ, आप भी यहीं से हो और वी आर डूइंग वेरी वेल हेयर एज वेल। तो लेकिन क्या है कि जो बाहर की एजुकेशन है उसमें स्टडी के साथ साथ आप कह सकते हो इंटर्नशिप टाइप चलती है। इंडिया में भी चलती है, मैं ये नहीं कहूँगा इंडिया में नहीं है, वहाँ ज़्यादा होती हैं। और साथ साथ में यहाँ की थ्योरेटिकल ज़्यादा, इंडियन एजुकेशन में थ्योरेटिकल ज़्यादा रहता है, बाहर प्रैक्टिकल ज़्यादा रहता है, प्रैक्टिकल। तो बाहर की जो एजुकेशन है वो अच्छी, चैलेंजिंग है। और बाहर से जो बच्चा पढ़ के आता है इंडिया में बहुत अच्छे लेवल पे सेटल भी होता है। आप देखो इंडिया में कोई भी एक अच्छा टाइकून उठा लो, बाहर से पढ़ के आया होगा, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, बिजनेस सेक्टर में चले जाओ, यू विल फाइंड लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो बाहर से पढ़ के आए हैं, यूके से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोपियन कंट्री से। आपके पॉलिटिशियन भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, बिजनेसमैन के बच्चे मिलेंगे, ठीक है। तो बाहर से लोग इंडिया में आके आते हैं वापस पढ़ के बाहर से, और बहुत अच्छा यहाँ पे भी करते हैं। और कुछ लोग वहाँ पे फिर सेटल हो जाते हैं। हमारी करेंसी और बाहरी करेंसी में सर ये तो मानते हो डिफरेंस है। यहाँ मान लो अगर आप यूएस की बात करो तो यूएस डॉलर हमसे, मतलब वहाँ का $1 यहाँ 85-90 हो जाते हैं। वही पाउंड तकरीबन 110 का हो जाता है। वही अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो 55-60 का हो जाता है। वही मैं कनाडा की बात करूँ तो 55 और 60 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छी है, बट इंडिया की भी अच्छी है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ कि कोई ये कहे कि भाई इंडिया की अच्छी नहीं, इंडिया की भी अच्छी है। लेकिन बाहर स्टडी के साथ साथ बच्चे को जो वर्क राइट्स मिलते हैं उसमें बच्चा अपने आप को वेल सेटल कर लेता है। सर देखो हम रहते हैं माँ बाप के होटल में। जब हमने ग्रेजुएशन की थी, बैचलर मास्टर्स की होगी, कभी हम काम पे नहीं गए होंगे, कि इंडिया में ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आप 20 घंटे काम कर लो, पहली बात। दूसरी बात, मम्मी खाना देना, कपड़े प्रेस होके मिलना, ठीक है, पापा से पॉकेट मनी लेना, ठीक है, पेट्रोल के गाड़ी के पेट्रोल के, उसके क्या नाम, अपना मोटरसाइकिल के पेट्रोल के पैसे लेना, गर्लफ्रेंड के लिए पॉकेट मनी लेना, ये सब चलता है ना। लेकिन अगर आप +2 पास या ग्रेजुएट जैसे भी आप आगे बाहर पढ़ने जाते हो, +2 वाले बैचलर वाले मास्टर्स बाहर, सर पहले दिन से ही बच्चा सब कुछ खुद मैनेज करता है। यहाँ तो मम्मी पापा के होटल में थे, वहाँ बच्चे को खुद करना पड़ता है। तो सर जब बाहर बच्चा जो जा रहा है तो वो इंडिपेंडेंटली रहता है और वो जिम्मेदार बन जाता है। उसको जॉब भी करनी है, उसको खाना भी बनाना है, उसको पढ़ाई भी करनी है। तो जब वो पढ़ के वापस आता है या वहाँ रहता है तो एक मैच्योर पर्सन बन जाता है। तो क्योंकि उस पर माँ बाप है नहीं उसके साथ, सोसाइटी उसके साथ नहीं है, तो ये भी एक फ़ायदा है। बाहर पढ़ने में खर्चा रेंज कहाँ से कहाँ तक आता है? कोई भी कंट्री हो, कुछ भी हो, डिपेंड करता है यहाँ से यहाँ तक डिपेंड करता है सर। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हो तो 3-4 लाख रुपए से लेके, यूरोप में भी, हाँ, साल की फ़ीस 3-4 लाख रुपए से लेके 10-12 लाख रुपए तक भी फ़ीस है। अगर वही मैं दूसरे कंट्रीज़ की बात करूँ तो 10-12 लाख, जैसे यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इसकी फ़ीस 10-12 लाख से लेके 30-35 लाख रुपए पर ईयर भी है। डिपेंड करता है कि किस टाइप की यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। यूनिवर्सिटी होती है हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, तो उसके करोड़ों में भी है जी, उसकी तो करोड़ों में भी है। मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये तो हुई पढ़ाई, और उसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं बाहर सेटल होने के? बिसाइड इलीगल तो जाना ही नहीं है, नहीं, लीगल की बात करें, पढ़ाई का एक तरीका हो गया। दूसरा, बिजनेसमैन, आम आदमी कैसे बाहर जा सकता है? अगर देखो दूसरा है जी वर्क वीज़ा। इफ़ यू आर द स्किल्ड पर्सन
तो कनाडा में, यूरोप में, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में आप वर्क वीज़ा पे भी जा सकते हो। गल्फ़ कंट्रीज़ में वहाँ पे डिमांड हो, लोकल पर्सन उनको नहीं मिल रहे एम्प्लॉयर को, तो दे कैन हायर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्क वीज़ा एक है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूव्ड एजेंसी हूँ, तो हम वर्क वीज़ा के लिए बच्चों को, कैंडिडेट्स को भेज सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड आता है वो आता है कि जी आप डायरेक्ट पीआर ले लो। तो आपने बोला आप अप्रूव्ड एजेंट हो, तो उसका अप्रूवल का क्या प्रोसेस है? क्या एक सिंपल कोई भी जाके मैं भी चाहूँ तो कल शुरू कर सकता हूँ अप्रूवल लेके, या उसका कोई प्रोसेस है? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अगर वर्क वीज़ा करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। उसके लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपका ऑफिस चेक होगा, सारी चीज़ें होंगी। आप एक फ़िक्स फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपका सब कुछ ठीक होता है तो आपको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो उसकी फ़ीस कितनी है? डिपेंड करता है कि आप इनका तो एक तो है 1000+ अगर आपने कैंडिडेट भेजने हैं तो उसमें आपको 50 लाख की सिक्योरिटी देनी होती है। अच्छा, 50 लाख की गवर्नमेंट को हाँ। सिक्योरिटी देनी। और इसके अलावा अगर आप एक है इनका कि भाई आपको 100 तक भेजने हैं, 100 कैंडिडेट तक भेजने हैं। 100 तक कैंडिडेट की फ़ीस का जो सिक्योरिटी है वो तकरीबन 8-10 लाख रुपए के आसपास है। तो जो लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको बाहर जाना हो, तो मार्केट में कई ऐसे एजेंट भी हो सकते हैं जिनके पास ये अप्रूवल ना हो, हाँ, तो उनके जाल से फंसे नहीं। आप अप्रूव्ड एजेंट जिसके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अप्रूवल हो, सर्टिफिकेट हो, उनको ऑफिस में डिस्प्ले करना होता होगा। जरूरी है जी, आपको जरूरी है लगाना ना? पड़ेगा अपने तो वो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे फिर वही होगा जो डुनकी में होता है। फिर कहीं धोखा होगा, कहीं कोई आपको ठग लेगा, कहीं कोई ऐसी जगह भेज देगा जहाँ जो प्रॉमिस जॉब हो वो नहीं होगी, आपको भेजा जाएगा कुछ और, वहाँ मिलेगा कुछ और। तो ये आपको ध्यान करने की बात है। अलावा किस तरह के स्किल्ड पर्सन डायरेक्ट पीआर पे भी जा सकते हैं। स्किल किसको कहते हैं? स्किल्ड पर्सन का मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन अच्छी है, जैसे कि आपने स्टेम जैसे कोर्सेज कर रखे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। इसके अलावा आप हेल्थ से रिलेटेड कोई कोर्स कर रखा है और जिसकी बाहर डिमांड हो, ठीक है, और रिलेवेंट फील्ड में आपका वर्क एक्सपीरियंस हो। तो आप जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे कंट्री हैं जो क्या नाम है पीआर की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी देते हैं कैंडिडेट्स को। तो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो उसमें क्या है कि आपकी एज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपका आइल्स का स्कोर, ठीक है, या आपका कोई रिश्तेदार बाहर है तो उसके पॉइंट्स, आप मैरिड हैं तो उसके पॉइंट्स, ये सारी पॉइंट्स बनते हैं। उस बेस से अगर आप एलिजिबल हों तो आप अपनी फाइल पूल में डाल सकते हो। तो हमारे पैनल पे आरसीआईसी और इमिग्रेशन लॉयर हैं, सॉलिसिटर्स हैं। अच्छा, तो आरसीआईसी क्या होता है जी? ये आरसीआईसी होता है रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। ओके। अगर आपने कनाडा में प्रैक्टिस करनी है पीआर की, तो अगर आरसीआईसी हो तो इट विल बी बेटर। अदरवाइज बहुत सारे जो मार्केट में कंसल्टेंट बैठे हैं उनके पैनल पे आरसीआईसी नहीं है, तो वो अपने कैंडिडेट के बिहाफ पर फाइल लगा देते हैं। मतलब कैंडिडेट का एक तरह से, कैंडिडेट को नहीं पता होता इन चीज़ों का, लेकिन अगर आपने पीआर का काम करना है तो आरसीआईसी अगर आपके पैनल पे है तो दैट विल बी मोर बेटर। ऐसे ही हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में सॉलिसिटर है, तो मेलबर्न में, तो वो हमारे ऑस्ट्रेलिया की फाइलें देखते हैं। कोई ऐसा नॉर्मल, मान लीजिए मेरा ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है और मुझे अपने बिजनेस के लिए मान लो मेरा असिस्टेंट चाहिए, मैनेजर चाहिए, वो मैं इंडिया से बुला सकता हूँ? हाँ, यस। वीज़ा स्पॉन्सर करके? वो ऐसा होता है कि पहले तो आपको उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है कि जी मुझे कोई फॉरेनर वर्कर चाहिए। तो पहले वो गवर्नमेंट बोलती है कि जी लोकल लोगों को देखो मेरे उस कंट्री फिर वो के। मुश्किल है। फिर वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। मैं एक तरीका प्रोसेस बता रहा हूँ। हाँ। अगर आपको नहीं मिलता देन आपको अप्रूवल मिलती है और फिर आप क्या नाम है ओवरसीज से वर्कर ले हाँ, तो वो सकते तो हो। फिर कुछ मैनिपुलेशन ही होएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें मैनेजर वहाँ नहीं मिले कहीं भी। कई बार आपने नहीं बोला मिलता, कोई कई हाई बार स्किल, होता कोई है, ऐसी कई बार स्किल कोई होता ऐसी हो तो होता है, कई बार होता है। स्किल में मैं एग्री करता हूँ, कोई ऐसी स्किल हो जो इंडिया में ही हो, कोई कोडर हो ऐसा, जी जी कोई जी। एआई का एक्सपर्ट हो, कुछ हो जो नहीं मिले वो यहाँ से मंगाना, तो वो स्किल की बात अलग है। इसके अलावा बिजनेसमैन के लिए किस तरह के वीज़ा हैं? सर वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो आप होते हैं। इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, खासकर कनाडा में मोस्टली चलता है ये। तो उसमें भी हम कैंडिडेट्स की हेल्प करते हैं। अगर आपके पास लीगल मनी है, आप स्ट्रॉन्ग आईटीआर भरते हैं, आपके पास कुछ चाहे आपने कोई बिजनेस बाय कर लिया वहाँ पे, या फिर आपके पास कोई यूनिक प्लान है, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं ये, तो उस हिसाब से फिर ये होता है। तो जब आदमी, कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है ना, उसको जाना है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा,
तो डायरेक्ट जाने के बजाय आपके थ्रू जाए, उसको क्या एडवांटेज है, क्या उसको ऐसी गाइडेंस है, कहाँ उसको आप किसी मुश्किल से बचा सकते हो, कोई धोखे से बचा सकते हो, कहीं और गलत फंस जाए नॉन अप्रूव्ड एजेंट के पास, या उसको बाहर जाके कोई सरप्राइज ना मिले कि जी आया था तो किसी और बताया गया था, यूनिवर्सिटी निकली कुछ और। तो ये सब चीज़ों का आप कैसे कैसे इंश्योर करते हो कि एक बच्चे को अच्छी गाइडेंस मिले और ठीक वाजिब पैसे में जो भी जायज़ फीस है वो लेके देखो जी, अपने ठिकाने पहुंच जाओ। एक तो मेरा फैमिली बिजनेस है, 18-20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और हमारी पूरी अभी तक की होनेस्टी, इंटीग्रिटी रही है क्लाइंट्स को लेके। और एक बच्चा अगर खुद अप्लाई करता है तो वो कई बार फंसता है, उसको बेचारे को एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप खुद अपनी ITR भरने चले जाओ, आप भर सकते हो, लेकिन वही अगर आप CA से भरवाओ किसी प्रोफेशनल से तो कितने अच्छे लेवल पे है। वही कल मान लो कोई IPO के लिए, मैं IPO के लिए जाऊँ, ठीक है, और मैं खुद ही अप्लाई कर दूँ और सुरेश सर की हेल्प लूँ, तो ज़्यादा बेटर नहीं है? सेम विद अस। हाँ, तो आपकी लाइन में मुझे पता है कि अगर वो गलत हाथों में पड़ गया IPO में तो उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी ना। तो आपके उसमें क्या ऐसा है जो इस व्यूअर्स को फ़ायदा हो सुन के कि गलत हाथों में वो ना पड़े, और सही गाइडेंस में उन्हें क्या क्या चेकलिस्ट ध्यान जी, रखनी? देखो, एक तो 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा फैमिली बिजनेस। अच्छा, आपका वो जी, अप्रूव्ड बाय मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, अप्रूव्ड बाय एक तरह से एम्बेसी, अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जितनी लोकल बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनसे हम अप्रूव्ड हैं। और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इमिग्रेशन, इन सब के हम कंटिन्यूसली वर्कशॉप्स अटेंड करते रहते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते रहते हैं। हमें पता है कि आज की डेट में एम्बेसी किसको वीज़ा दे रही है, किसको नहीं दे रही है, किस एरिया में जाने का बच्चे को फ़ायदा है, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में, किस एरिया में, किस कंट्री में। आप बच्चे की प्रीवियस एजुकेशन के हिसाब से कौन सा कोर्स, स्कॉलरशिप बच्चे को कैसे मिलेगी, यूनिवर्सिटी की चेकलिस्ट क्या है एडमिशन की, एम्बेसी की वीज़ा की चेकलिस्ट क्या है। कितना ऐसे बच्चे आते हैं जिनका बहुत ब्रिलियंट बच्चा होता है, रिफ्यूज़ल लेके आता है क्योंकि वो बच्चे को फॉर्म नहीं उस लेवल पे भरना आता है, उस बच्चे को वो फाइल उस तरीके से पुट करनी नहीं आती है एम्बेसी में, जिस तरीके से हम कर सकते हैं, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि एम्बेसी किस बेस पे वीज़ा देती है। अब एक SOP बनती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, उसमें ठीक है हम बच्चे से ही मांगते हैं सब कुछ, लेकिन उसकी ड्राफ्टिंग फिर हम बाद में हम खुद देखते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो ये सारी की सारी हमारी एक्सपर्टीज़ है, दैट्स द रीज़न हमारा जो सक्सेस रेट है वो हाई रहता है। कितने ऑफिस हैं आपके इंडिया भर में? सर, हमारे इंडिया में 12 ऑफिस हैं, जिसमें कहाँ पर? इंदौर, इसके अलावा दिल्ली इंटरनेशनल ट्रेड टावर नेहरू प्लेस में है, फिर चंडीगढ़ सेक्टर 35C में है, हरियाणा में 5 ब्रांचेज हैं, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, रोहतक, पंजाब में 4 हैं, जिसमें आपका पटियाला, बठिंडा, जलंधर एंड अमृतसर। और हम हर जगह पे सारी सर्विसेज देते हैं, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट, PR, वर्क वीज़ा, या फिर IELTS, PT, TOEFL, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग। इवन के गुरुजी हमारे पास से TOEFL का टेस्ट सेंटर भी है। अच्छा, TOEFL का तो इन हाउस है आपके पास? हाँ, वी आर अप्रूव्ड बाय ETS। और मेरे अगर बच्चा फाइनल एग्ज़ाम देना चाहता है TOEFL का, तो वो मेरे बठिंडा या अम्बाला ऑफिस को चूज कर सकता है और फाइनल एग्ज़ाम दे सकता है, कोचिंग कहीं से भी ले ले चाहिए। अच्छा, कुल कितनी टीम होगी आपके पास, कितने लोग काम? तकरीबन 150 आदमी है। 150 लोगों की टीम है। तो अभी उस पर भी आएंगे कि आगे आपके फ्यूचर प्लान क्या है। मेरे को एक बात बताइए कि अभी किसी के पास फंड्स नहीं हो, उस पर कहीं आप हेल्प करते हो लोन वोन दिलाने में, गाइडेंस? यस, हमारे पैनल पे बहुत सारे बैंक हैं, जिसमें आपका ICI है, अपना क्या नाम है, SBI बैंक है, और बहुत सारे प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज भी हैं। तो बच्चा अगर एजुकेशन लोन लेना चाहे और वो बच्चा एलिजिबल हो तो हम उसकी हेल्प करते हैं। स्कॉलरशिप में भी मदद करते हैं? आपने बताया कुछ मेंशन किया था अभी। स्कॉलरशिप, हम जब बच्चा मेरे पास आएगा तो मैं बच्चे का बजट देखना चाहता हूँ, और स्कॉलरशिप जो मिलती है उसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। बच्चे का एजुकेशन कितना है, उसका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट में स्कोर कितना है, बच्चा अर्ली बर्ड में अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से हर जगह पे अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं और हम बच्चों को बता के चलते हैं। कभी ऐसा भी इंसिडेंट होता है बच्चे को आपने भेजा, अब वो बच्चा कह रहा है मेरा माँ बाप को बगैर दिल नहीं लग रहा, मेरे को यहाँ का खाना नहीं हजम हो रहा, मेरे को यहाँ की ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही है, फिर वो वापस आना चाहता है, कुछ ऐसा हुआ है कभी कभी? बहुत बार होता है सर, इसे होम सिकनेस बोलते हैं। इट हैपन, क्योंकि जो इंडिया का कल्चर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाहर का कल्चर बहुत प्रैक्टिकल है।
जी। और जो बहुत मम्मी पापा के बहुत लाडले होते हैं ना, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी होती है, वो बहुत एक शॉकिंग वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो होता है ऐसा, कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो हमने हेल्प की है ऐसे बच्चों की। बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, बच्चों के फ़ोन आते हैं, भैया मुझे वापस आना है। देन हर एक यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल ऑफिसेज बने होते हैं, तो दे हेल्प्स द स्टूडेंट्स। इसके अलावा मेरे जितने भी बच्चे वहाँ गए हुए हैं, हम उनको बोलते हैं भाई तू कहाँ पे, यहाँ पे चल, वहाँ चला जा, XYZ बच्चा है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसकी हेल्प कर दे। अच्छा, तो इतना और आप हेल्प कर जूम लेते पे भी हो। हम बच्चे की बहुत काउंसलिंग अच्छा। करते हैं। वेरी नाइस। क्योंकि मेरे पास पिछले दिनों बॉम्बे से मैंने एक एम्प्लॉय बुलाया, किसी ने खास रिकमेंड किया इसकी हेल्प कर दो, इसको सिखा दो, आपकी गाइडेंस में सीख जाएगा। उसको PG लेके दिया, रहने की जगह, खाने का भाड़ा छाड़ा सब कुछ दिया। उसे दिल्ली की सर्दी नहीं बर्दाश्त थी, जो दिसंबर में 3 डिग्री हुआ वापस चला गया, मेरे से नहीं बर्दाश्त होती थी। होता है सर, होता है। तो प्रदीप जी, कंट्रीज के रूल भी बदल रहे रोज, ट्रम्प कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वहाँ पे आपके लोगों को क्या तकलीफ आ रही, स्टूडेंट्स को ऐसे डेली बदलाव में, रूल चेंज में? देखो सर, जो भी बदलाव आते हैं वो बेटरमेंट के लिए आते हैं। डे बाय डे कंट्री तो रिफाइन होता ही है। कोई आज एक टेक्नोलॉजी है, कल दूसरी टेक्नोलॉजी है, कल तीसरी टेक्नोलॉजी है। ऐसे ही आज एक रूल है इमिग्रेशन का, कल दूसरा है, कल तीसरा है। तो ये चलता रहता है, बट ये बेटरमेंट के लिए है। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ, US में क्या रूल है, वो नॉन इलीगल लोगों को भेज रहे हैं, लीगल को वो प्रमोट कर रहे हैं। आप आओ और सेटल हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में कुछ रूल चेंज हुए थे, वो बेटरमेंट के लिए हुए थे। पहले क्या होता था कि बच्चा वहाँ एक बार स्टडी वीज़ा पे चला गया तो वो वहाँ पे दिनों को धक्के देते रहते थे। अब उन्होंने बोला है एक बार स्टडी कंप्लीट कर ली, वर्क वीज़ा मिल गया, चाहे तो अपनी PR ले लो या फिर वापस चले जाओ। पहले क्या होता था, वर्क वीज़ा खत्म होता था, बच्चा फिर स्टडी वीज़ा पे चला जाता था। तो ये कंट्री अपनी बेटरमेंट के लिए कर रही है, क्योंकि उनको फ्रेश बच्चा भी चाहिए, जेन्युइन बच्चा भी चाहिए, अच्छा बच्चा भी चाहिए। तो अब कनाडा में चेंजेज आए। कनाडा में क्या चेंजेज आए हैं कि पहले हर एक बच्चा बिजनेस मैनेजमेंट करने जाता था, हर एक बच्चा होटल मैनेजमेंट करने चला जाता था, हर एक बच्चा क्या नाम है आर्ट एंड साइंस का कोर्स करने चला जाता था। वो देखते हैं कि इंडस्ट्री बेस्ड प्रोग्राम कौन कौन से हैं, इंडस्ट्री को आज की डेट में रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड कोर्स डिजाइन होते हैं। और बोला कि ये कोर्स करो और आके यहाँ सेट तो हो जाओ। आज के हॉटेस्ट कोर्सेज और जॉब कहाँ मिल रही है अच्छी? देखो, हॉटेस्ट जो कोर्सेज हैं वो स्टेम के हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, इसके अलावा आपके मेडिकल के कोर्सेज, ये सारे के सारे आज की डेट हॉट में, चाहे UG के प्रोग्राम है, चाहे मास्टर्स के प्रोग्राम है। और ब्लॉकचेन और AI वगैरह उस पर भी कुछ हो ब्लॉक रहा है? ये AI इसमें स्टेम में आ जाता है टेक्नोलॉजी जी, में तो स्टेम आ में जाता टेक्नोलॉजी में आ जाता है जी। तो उसके लिए जा रहे हैं बहुत बच्चे, बहुत सीखने बच्चा की जा रहा है जी, डिमांड आज बहुत की है। डेट में मैक्सिमम बच्चा स्टेम की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि भाई हम अपने बच्चों को अपना मेडिकल या नॉन मेडिकल की तो तरफ इसको आप ज़्यादा रखें। स्टेम बोलते हो? स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैथ और मेडिकल अलग हो जाती है। अच्छा, मेडिकल अलग है। और ऐसा भी होता है रिजेक्ट हो जाए भी, उनका मन हो यहाँ जाने का और यूनिवर्सिटी का हम नहीं लेते जी, हाँ, होता है, रिजेक्शंस आते हैं। तो आप कैसे हेल्प करते हो उस पर रिजेक्शन से बचाने? देखो, मैं तो कोई गॉड तो हूँ नहीं। अब कुछ स्टूडेंट्स का लक भी है। हम एज पर द स्टूडेंट प्रोफाइल, एज पर द एम्बेसी रिक्वायरमेंट पुट करते हैं, ठीक है। हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम बच्चों को पूरी हेल्प करते हैं इंटरव्यूज़ में, तो सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। अगर किसी कारण से किसी का वीज़ा रिजेक्ट भी हो गया तो दोबारा फाइल लगाओ वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में। स्टूडेंट वीज़े लगते हैं स्टूडेंट्स के, हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके 10-10 बार 8-8 बार रिफ्यूज़ थे एंड दे गोट द वीज़ा नेक्स्ट टाइम। तो आपकी फीस सक्सेस बेस्ड है या पहले ले लेते हैं अभी तुम्हारे मिले या ना मिले हमारी जिम्मेदारी? देखो, मोस्टली तो हमें यूनिवर्सिटी से कमीशन आता है, ठीक है, बट या हम एक इनिशियल पार्ट स्टूडेंट से जरूर सर्विस चार्ज लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स की हर हमारी कमिटमेंट रहे, कमिटमेंट और सीरियसनेस के या। लिए। अच्छा, आप सेमिनार्स भी बहुत करते हो, मैंने देखा है जी 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 कि पेरेंट्स को एजुकेट करने के लिए। जी सर। वो कब कब करते हो आप लोग, कैसे अटेंड करें जो व्यूअर्स देख रहे हैं? जी, देखो, अभी 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, तो ख़त्म होते ही हमने स्टार्ट कर दिए। हमने ऑल ओवर वर्ल्ड से 150 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को बुलाया, इनवाइट किया है। इंडियाज़ बिगेस्ट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन फेयर होने जा रहे हैं। जिस दिन एग्ज़ाम खत्म होगा नेक्स्ट डे हमारे फेयर शुरू हो जाएंगे। और कब एग्जाम 8 अप्रैल से लेके अप्रैल, ये पहले वीक में ख़त्म हो जाएंगे सर, ठीक है। 8 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 20 अप्रैल तक हमारी 12 लोकेशंस में चलेंगे। इंडियाज़ बिगेस्ट एजुकेशन एंड इमिग्रेशन, मतलब जिसमें स्टडी वीज़ा, PR, और ये वर्क कहाँ वीज़ा, किन किन शहरों में? IELTS, PT, TOEFL, इन सब को लेके स्टूडेंट को एजुकेट किया जाएगा।
ये 8 अप्रैल को हमारा अमृतसर हो रहा है, होटल HK क्लार्क इन। ये आप कर रहे हैं ऑर्गेनाइज? जी जी, ये हम अच्छा, ये ऑर्गेनाइज आप कर ही रहे का ही हैं। है जी पूरा? जी। ओके। तो 8 अप्रैल को ट्यूसडे है, अमृतसर होटल HK क्लार्क इन रणजीत एवेन्यू में है। इसके अलावा 9th को हम वेडनेसडे जलंधर कर रहे हैं होटल किंग्स, और 10th को हो रहा है पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल। 11th अप्रैल को फ्राइडे बठिंडा हो रहा है कृष्णा कॉन्टिनेंटल में। इसके अलावा 12 अप्रैल को हो रहा है सैटरडे का दिन है जी, चंडीगढ़ होटल अरोमा 22 सेक्टर में है ये। और इसके बाद 14 अप्रैल को मंडे अम्बाला है होटल क्लार्क इन में, जो कि जगी सिटी सेंटर GT रोड पे ही है। 15 तारीख को हम आ रहे हैं कुरुक्षेत्रा में डिवाइन क्लार्क इंस्टीट्यूट में, और 16 को वेडनेसडे करनाल आ रहे हैं डिवेंचर होटल में। 17 अप्रैल को थर्सडे है रोहतक होटल रिवोली, और 18 तारीख को हम फ्राइडे सोनीपत बुलबुल पैलेस सुभाष चौक पे, और अब के अलावा 19 को आ रहे हैं हम सैटरडे दिल्ली होटल द ललित अपना बाराखंबा कोई रोड नहीं, पे, हम कनाट डिस्क्रिप्शन प्लेस। में जो लोग बस ये एक बचा देखते है, बस एक ही बचा है। 20 अप्रैल को संडे इंदौर होटल सरोवर पोर्टिको, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, हर एक कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट होंगे। बच्चे डायरेक्टली रूबरू यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के रैप बताएंगे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट प्रोफाइल कि भाई वो कहाँ जा सकते हैं, किस कोर्स में जा सकते हैं, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके अलावा मेरी टीम और मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स को कि भाई आपको वीज़ा के रूल के हिसाब से कौन कौन से डॉक्यूमेंट इन मीन टाइम रेडी करने हैं। इसके तो अलावा ये दोस्तों डिस्क्रिप्शन जहाँ भी ये फेयर हो रहे हैं इनके जिन शहरों में जो इन्होंने बताया अभी, उसकी सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप नोट कर लीजिएगा। इनका नंबर भी है ऑफिस का, कांटेक्ट कहाँ करें। और अगर आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट पे है जहाँ आपको बाहर जाके सेटल होना है, PR चाहिए, वर्क वीज़ा चाहिए, एजुकेशन एडमिशन चाहिए, किसी भी तरह की आपको हेल्प और गाइडेंस चाहिए, तो ये 12 शहरों में फेयर हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। वेस्टर्न ओवरसीज़ जो आपकी कंपनी का नाम है, वेस्टर्न ओवरसीज़ स्टडी अब्रॉड लिमिटेड, वो सा बोलते हैं आप लोग इसको शॉर्ट में। सो वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी अब्रॉड लिमिटेड, वहाँ पर आप लोगों से अलग कैसे हो, लोग आप पे भरोसा कैसे करें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। हम क्योंकि दुनिया विश्व में, इंडिया में बहुत कंपटीशन है, हम अलग इसलिए, एक तो जी वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जैसे शादी होती है ना, तो उसी का पंडित हो, उसी का अपना वेन्यू हो, उसी का फोटोग्राफर हो, उसी का कैटरर हो, तो अंडर वन रूफ सारी चीज़ होगी। ऐसे ही अगर किसी बच्चे ने अब्रॉड का सोचना है तो मेरे पास सब कुछ है। जैसे IELTS PT TOEFL की कोचिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन। मेरे पास क्या नाम है, TOEFL का टेस्ट सेंटर है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को ऑल ओवर वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता हूँ। इसके अलावा किसी ने स्कूलिंग वीज़ा पे जाना है वो भी है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है वो भी है, किसी ने वर्क वीज़ा पे जाना है मेरे पास वो भी ऑप्शन है, किसी ने डायरेक्ट PR लेनी है मेरे पास वो भी है, किसी ने टिकटिंग करानी है तो मैं ITA अप्रूव्ड एजेंसी भी हूँ और औरों से सस्ती टिकट दूंगा। ओह वाह। और आपने कहीं फैमिली के साथ घूमने जाना है तो मैं टूर पैकेज भी करा दूंगा। तो अंडर वन रूफ मेरे पास सारे सॉल्यूशन है। एक छोटे बच्चे से लेके 100 साल के कैंडिडेट तक सब कुछ अवेलेबल है। कोई स्टडी पे नहीं जाएगा तो कोई PR पे जाएगा, कोई PR पे नहीं जाएगा तो वर्क पे जाएगा, कोई वर्क पे नहीं जाएगा तो घूमने तो जरूर जाएगा। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ वेस्टर्न ओवरसीज़ के पास हैं। और हमारे पैनल पे RCIC रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट एंड सॉलिसिटर्स हैं। प्रदीप जी, हर बिजनेस में किसी न किसी से कोई गलती होती है। आपसे अगर कोई गलती हो गई और कोई बच्चा, स्टूडेंट या क्लाइंट नाराज़ हो गया, हाउ डू यू हैंडल दैट? अगर कुछ ऐसा हो तो पहली बात तो मैं स्टूडेंट से खुद मिलने में बिलीव करता हूँ कि बताओ बेटा क्या है, अगर मेरी मिस्टेक्स है तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, और कोई गलती है तो हम उसको एक्सेप्ट करके उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश करेंगे। और पूरी कोशिश रहती है कि कोई गलती ना हो। हर एक डॉक्यूमेंट ट्वाइस और थ्राइस चेक होता है, बट स्टिल हर एक आदमी गलती का पुतला है। कुछ गलती हो तो एक्सेप्ट करने में ही भलाई है, एक्सेप्ट करके उसको रेक्टिफाई करना। कंपनसेट करते हैं, कोई पैसा लिया हो वापस करना है नहीं, कोई अगर हमारी मिस्टेक से तो यस वी आर रेडी टू करते पे, हो आप उसको। वी आर रेडी टू पे। अगर कोई हमारी मिस्टेक से कुछ ऐसा हुआ है तो ठीक है। तो अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना? सर मैं बॉर्न बॉटअप सोनीपत से हूँ
तो स्टडी कंप्लीट हुई, मैंने बैचलर्स की थी, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने। अच्छा। तो वो एक कार्ड वाला बच्चा, फिर वो डेबिट क्रेडिट वो चीज़ें आ गई थी। इवन मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया। उसके बाद मैं होटल इंडस्ट्री में चला गया था जॉब करने के लिए। तो वहाँ से मुझे ये इंडस्ट्री मिली, क्योंकि होटल्स में को डेलीगेट्स भी आता था यूनिवर्सिटी कॉलेज का, और स्टूडेंट्स भी आते थे, कंसल्टेंट्स भी आते थे। तो मैंने कहा ये कौन सी दुनिया है। तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। फिर पीछे मैंने फैमिली में बिजनेस नहीं था कोई? नहीं, कोई बिजनेस नहीं था जी। इवन मेरे थॉट प्रोसेस में बिजनेस था आपके हमेशा था? से, शुरू से। मैंने कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करी। और पेरेंट्स क्या आपके मेरे फादर साहब हरियाणा पुलिस से रिटायर हुए थे। अच्छा। अब तो फादर साहब नहीं हैं। और कोई बड़ा बिजनेस हमारे पास कभी नहीं था। भाई का फोटोग्राफी का बिजनेस था, वो एक छोटा मोटा बिजनेस था, स्कूल से निकलते उन्होंने कर लिया था। बट मैं उनके जब भी ऑफिस में बैठता था तो मैं सोचता था कि ये मुझे कुछ ना कुछ करना है, बट कौन क्या करना है ये नहीं पता था, बट बिजनेस करना है ये था। घर वाले बोलते थे कि यार तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, घर वाले बोलते थे कि यार तेरा कुछ मतलब तू तैयारी कर, तेरी हम मतलब उनके दिमाग में ये था छोटा बच्चा है, सबसे छोटा है, ये कुछ करेगा तो और गवर्नमेंट जॉब में जा। क्या रैंक पे थे? हाँ जी, वो एएसआई रिटायर हुए थे। एएसआई। तो आपका मन नहीं गया रोबदार जरा अरे नौकरी सर, करी जाए, जहाँ लोगों को डंडे वंडे मार सके? फादर साहब तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आ गए थे। अच्छा। उन्होंने उन्होंने आपकी सक्सेस देख पाए वो कि नहीं? वो अभी तक थे। अच्छा। अभी तक थे वो। अम्बाला बैठते थे वो। एक्चुअली अपने हाथ से ही मोस्टली सैलरी देने में बिलीव करते थे। बड़े अटैच थे वो। तकरीबन 1-1.5 साल हो गया चले गए। तो उनको तो बहुत गर्व होगा आप पे मतलब वो बड़े, आप बिलीव करना कि मैं चलो आपके चैनल पे बात कर ही रहा हूँ, वो थे तकरीबन 80-82 की एज के, और बड़े एग्रेसिव थे। और उनको मैंने लाइफ में धोती कुर्ते से कोट पैंट तक देखा है। गांव के थे तो धोती कुर्ता भी पहनते थे, कुर्ता पजामा भी पहनते थे, फिर वो पैंट शर्ट पे भी आए, कोट पे भी आए, सारी चीज़ें उन्होंने देखी लाइफ में। और वो कनाडा भी गए, घूम के आए। उनके पोते हैं वहाँ पे कनाडा में। मेरे 2 नेफ्यू हैं, वो दोनों कनाडा में हैं, दोनों बुवे हैं वो कनाडा में हैं। तो वहाँ पे वो होके आए, और बड़ा उनका इंटरेस्ट था कि भाई मुझे बैठना है बिजनेस में। और वो बैठते थे और वो हर चीज़ पे ध्यान रखते थे पूरा अच्छे तरीके से। बट एंड में उनकी गए वो नेचुरल तरीके से हैं, मेरा लेकिन सवाल चले गए। जैसे कि आप पे गर्व था उनको, प्राउड ऑफ यू। किस पेरेंट्स को नहीं होता। इवन एक बात, हाँ मैं जो बोलना चाह रहा था, सक्सेस हासिल की। देखिए एक पुलिस की एएसआई की जॉब बड़ी गिनी चुनी नौकरी वाली होती है, और आपने करोड़ों कमाए होंगे उनके होते होते, तो वो एक अलग प्राउड होता है। देखो उनको तो प्राउड था ही, हमेशा से प्राउड था। और बट मेरी एक रिग्रेट है लाइफ में, और वो रिग्रेट ये है कि जब पेरेंट्स लाइफ में होते हैं ना, जब होते हैं तब आप उतना केयर नहीं कर पाते। मैं और मेरे फादर साहब सेम बिल्डिंग में बैठते थे। वो अपनी दुनिया में रहते थे, मैं अपनी दुनिया में रहता था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की बातों को नहीं काटते थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम बैठ के बात कर पाते थे, बात नहीं होती थी। और जब घर में आता था, मैं लेट आता था थोड़ा सा, पापा तब तक एक पावर नैप ले चुके होते थे, सो चुके होते थे, फिर उठते थे, फिर बैठते थे थोड़ी देर, थोड़ा बहुत मजाक होता था, थोड़ा बहुत। बट वो डिसिप्लिन्ड आदमी थे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे हम बैठे हैं और हम कोई डिस्कशन नहीं कर पाते थे। लंच करते थे साथ में? नहीं होता था, लंच भी नहीं होता था। तो ये बहुत जरूरी बात है जिनके पेरेंट्स हैं। अच्छा सुरेश सर, उनके साथ टाइम बिताओ, नहीं तो बहुत जरूरी है। सुरेश सर, जब से वो गए हैं ना, आज तक वो एक दिन भी मेरे से दूर नहीं गए हैं। आप बिलीव करना, सुबह शाम मैं उनको नमस्ते करके सोता हूँ, उनके रूम में जाता हूँ, उनके फ़ोटो को हाथ जोड़ता हूँ, उठ के भी और सोते वक्त भी। जब ऑफिस जाऊँगा तो ऑफिस में भी हाथ जोड़ के, पहले उनके हाथ जोड़ता हूँ, फिर भगवान के हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन अब करने का क्या फ़ायदा, जब वो थे तब उनके साथ मैं उतना बैठा नहीं, ड्यू टू द हेक्टिक शेड्यूल्स। अब मैं मिस कर रहा हूँ। तो अब करंट हालात में 2025 में जो भी दुनिया में ट्रंप के आने से उथल पुथल हुई है, बहुत सारे कायदे कानून बदले हैं, कौन सा कंट्री मोस्ट सूटेबल है इंडियंस के लिए जाने के लिए? देखो, अब डिपेंड करता है कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। बच्चा सिर्फ पढ़ के वापस आना चाहता है या वो वहाँ पे सेटल होना चाहता है। देखा जाए तो जो आज की डेट में यूरोप बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, यूके बच्चा बहुत जा रहा है,
ठीक है। इसके अलावा आपका कनाडा बच्चा कम जा रहा है, लेकिन आज की डेट में बच्चा वो जा रहा है जो वास्तव में सेटल होना चाहता है, क्योंकि कनाडा में स्टडी के बाद पीआर अपॉर्चुनिटी बहुत हाई है। ऑस्ट्रेलिया बच्चा बहुत जा रहा है, यूएस बच्चा जा रहा है, बच्चे सारी जगह जा रहे हैं। ये सारे कंट्रीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को ऑप्ट करते हैं, आओ पढ़ो और सेटल हो जाओ। दुबई बहुत बच्चा जा रहा है, बहुत सारी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ ने कैंपस खोल दिया है। यूके की यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्ट बच्चा यूके नहीं जा रहा, तो दुबई से 1 साल पढ़ के आगे निकल सकता मेरा है। बेटा भी दुबई गया था पढ़ने, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, AUD बोलते थे। गुड 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 गुड। उसमें गया था। तो आपने अभी जर्मनी का नाम लिया, वहाँ तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो यहाँ के बच्चे कैसे जाते हैं वहाँ? देखो, यूरोप में ठीक है उनकी जर्मन अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज चलती है, लेकिन जर्मनी एक ऐसा कंट्री है पूरे यूरोप में जो सबसे डेवलप है, सबसे हाई टेक्नोलॉजी है, जितनी बड़ी कारें हैं उनकी तरफ से हैं। वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में भी प्रोग्राम है, 2 टाइप के प्रोग्राम चलते हैं, एक जर्मन टोट प्रोग्राम चलते हैं, एक इंग्लिश टोट प्रोग्राम चलते हैं। तो इंग्लिश टोट प्रोग्राम में बच्चा जाता है और साइमल्टेनियसली जर्मन लैंग्वेज वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज पढ़ाते हैं। तो बच्चा, क्योंकि जब किसी लोकल बंदे से बात करेगा या जॉब के लिए जाएगा तो उसको जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड रहती है, नहीं तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहती है, तो बच्चा सीख लेता है। सेकेंडली, हम भी यहाँ पे जो बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश तीनों लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो दोनों तरीके से बच्चा जा सकता है, चाहे तो यहाँ से B2 लेवल की जर्मन लैंग्वेज करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन लैंग्वेज की बैचलर और मास्टर्स कर ले, या फिर IELTS करके और इंग्लिश टोट प्रोग्राम में चला जाए। तो आपने एक साधारण परिवार से, नौकरी पे आपके डैड थे, लिमिटेड मीन्स के साथ आपने एंटरप्रेन्योरशिप, पैसा कहाँ से अरेंज किया? बगैर पैसे का धंधा कैसे होता है यार? मैं सर जब होटल लाइन में आया तो मेरे को थोड़ी बहुत सैलरी तो मिलती ही थी, बट वहाँ से जब मुझे ये इंडस्ट्री पता लगी तो तब मैंने सोचा था कि मैं ये बिज़नेस करूँगा। तो पहले एक छोटा सा अपना सोनीपत में ऑफिस खोला था, वहाँ से एक बच्चे का वीज़ा लगा था, उससे जो मुझे मिला उससे मैं अम्बाला चला गया था। तकरीबन 1.5 लाख रुपया मेरे पास था, तो उससे मैंने अपनी शुरुआत करी थी। फिर अम्बाला में एक बच्चे से हमने 10 बच्चे भेजे, 10 के 15 हुए, 15 के 25 हुए, 25 के 50 हुए, इस तरीके से जर्नी। कितने साल की जर्नी रही है? मैं स्टार्ट हो गया था जी 2006-7 में। तो आज आप उस वहाँ से कई करोड़ों के मुकाम पे पहुँचे हो, अच्छा खासा काम कर रहे हो, टीम है 150 लोग की आपके पास। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में क्या बातें आपने सीखी जिससे ये ऑडियंस जो देख रहा है, जो आज जॉब कर रहा है या जॉब से बिजनेस में आना चाहता है, या वो अपना बिजनेस करना चाहता है आपकी तरह, फादर की उनकी नौकरी है कोई भी, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें आपने सीखी उसमें, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बताना इनको। देखो सर, वही तजुर्बा है। तो इसका आंसर तो है जी आपसे ही सीखा हमने बहुत कुछ, आपकी भी हम क्लासेस लेते हैं। दूसरा सर ये है ना, एक जर्नी है, भगवान ने सबको ना अलग अलग तरीके से भेजा है। किसी को एक अलग थॉट प्रोसेस से भेजा है, किसी को दूसरे थॉट प्रोसेस से भेजा है। कोई जॉब में ही मल्टी मिलियनियर बन गए हैं, बड़ी जगह पे गए हैं। तो अब किसी को सपने अगर बिजनेस से आते हैं, जैसे मुझे आते थे, तो मैंने वो थोड़े से करेज दिखाया तो मैं बिज़नेस की तरफ चल गया। मेरी एजुकेशन तो बड़ी सिंपल है, लेकिन ये तो जब आपको लाइफ में थपेड़े पड़ते हैं, जो प्रैक्टिकल आप सीखते हो, वहाँ से वो सबसे बड़ा स्कूल तो वो है, और उसके बाद है फिर तजुर्बा। अब मैंने आपसे कोचिंग स्टार्ट कर रखी है, तो मेरे को आज भी याद है कि एक दिन ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था तो आपकी वीडियो आई, बिज़नेस स्केल अप करना चाहते हो, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं तो उसी टाइम 99 रुपीज़ पे करके आपकी वर्कशॉप में बैठ गया। वहाँ से फिर मैंने आपकी 3 दिन की क्लास लगाई, मैंने अकेले नहीं लगाई, मैंने अपने दोनों CEO की भी लगवाई। और उसके बाद अब मैं आपसे परमानेंट जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सीखा तो आपसे है। तो कितना रोल है मेंटरशिप का एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में? देखो, बगैर टीचर तो कुछ भी नहीं है, गुरु के बगैर कुछ नहीं है। अब जैसे आपकी भी क्लासेज हैं, वो हमें चार्ज रखती हैं, पूरा चार्ज करती हैं। मतलब आपको पता होता है आपने किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन अगर पीछे कोई डंडा लेके खड़ा हो ना, उससे और जल्दी पहुंचते हो आप। तो मेंटोर का, टीचर का, गुरु का तो सबसे बड़ा पहला स्थान है, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। हार्ड वर्क और लक? सर लक तो नहीं मानता मैं। अच्छा, आप स्टेयर से, अब वो तो आप वही बात कर रहे हो, लिफ्ट से जा रहे हो
तो वो किसी किसी को आप कोई एक आध ही पहुँच पाता है, अदरवाइज़ तो हार्डवर्क ही है जी। स्टेट से जाइए, हार्डवर्क करिए, और हार्डवर्क करोगे तो एक ऐसे स्कूल से निकल रहे हो जिसमें आपको स्वेटिंग भी आएगी, आपको बैड और गुड एक्सपीरियंस भी होंगे, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। और भगवान जो हार्डवर्क करता है ना उसको कभी नहीं रोकता, वो हमेशा उसको देता है। कभी ऐसा टाइम आया कि लगा यार गलती हो गई करके छोड़ो, जॉब में चले जाता हूँ, कभी नहीं लगा सर, ऐसा? नहीं मेरे मेरी क्योंकि लाइफ में dark कभी time नहीं आते आया। हैं मेरे कहीं ना नहीं कहीं। नेवर एवर मेरी लाइफ में कभी भी ये थॉट प्रोसेस आया नहीं कि मुझे मुश्किल जॉब आई चाहिए। कभी ऐसा कि हमेशा लगा ये कि बिजनेस फंस तो गया? बिजनेस का नाम ही मुश्किल है जी। वो आई आपके पास? वो तो हमेशा रोज रहती है, वो तो रोज Fight रहती रोज है, है। वो तो रोज ही है जी। देखो रोज नए चैलेंज है, ठीक है, उन चैलेंजेस से आप कैसे निकलते हो उसमें योगदान है मेरी टीम का। मैं तो टोटली फ्री हूँ जी, मेरी टीम मेरी बैकबोन है, वो सब कुछ कर रही है। मैं यहाँ आपके स्टूडियो में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, पीछे से शो चल रहा है, टीम को सबको साइन है काम, सब आप अपना काम कर रहे हैं। आप एक और बैकबोन को भूल रहे हो, आपकी वाइफ। वो तो उनका क्या रोल है? उसका बहुत बड़ा योगदान है जी। उनका नाम क्या है? रेखा। तो रेखा जी ये आपके लिए। हाँ, उनका योगदान ये है जी, जब से वो लाइफ में आए ना उस दिन से 90 के एंगल पे ऐसे स्टार्ट हो गए थे। मतलब वहाँ फिर दो लग जुड़ गए, ऑटोमेटिकली ग्रोथ की तरफ चलते चले गए। और बहुत मैं खुश हूँ कि वो मेरी लाइफ में है। आप पिताजी को टाइम नहीं दे पाए, बच्चों को कितना टाइम देते हो? ये तो सर बड़ा आपने मेरे को आज जूते की पड़वाओगे ये शिकायत क्योंकि है, उससे सीखो। ये शिकायत है जी, मेरे बच्चों की भी शिकायत है। क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है, बिज़नेस कोई भी है, ये इसमें क्या होता है, आपको रोज़ कुआं खोदना होता है, रोज़ पानी पीना है, रोज़ आपको एफर्ट्स लगाने होते हैं। और जॉब वाला तो फिर भी घर चला जाता है, बिजनेसमैन को तो फिर भी मतलब एफर्ट्स लगाने होते हैं। तो ये रहता है, ये बच्चों की तरफ से शिकायतें आती हैं कि पापा आप हमें उतना टाइम नहीं कितने देते बच्चे हैं। हो? मेरे कितने 2 बड़े? बच्चे हैं जी, और इवन के वो बोलते हैं कई बार कि पापा हम डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं। मेरी गुड़िया अभी 10th क्लास में हो जाएगी, बेटा मेरा 8th में हो जाएगा। वो बोलते हैं कि हम डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं, उसके बाद जब मैं 10वीं में चली जाऊंगी आई डोंट हैव द टाइम, क्योंकि उसके बाद फिर उनकी आगे और स्कूलिंग higher ऐसी है, education, हायर एजुकेशन है, बाहर चले जाएं। जी 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 जी। तो यस तो है ये, टाइम आप दीजिए उनको थोड़ा, डेफिनेटली आई एम ट्राइंग हार्ड। निकालिए। और टीम आपके पास अच्छी है, मैंने मिला हूँ टीम जी आप मिले हो, आपने वो केयर किया क्लास है। टीम है, तो उनको थोड़ा डेलीगेट करके। डेफिनेटली सर। मेरी आज सिंसियर एज ए मेंटर एडवाइस है कि ये टाइम निकल जाएगा फिर नहीं आएगा। नहीं तो आता जैसे अब आप पिताजी का रिग्रेट करते हैं, मैंने चाहता आप बच्चों का रिग्रेट करें। श्योर सर, कि आई उनको विल ट्राई, time नहीं आई विल दिया। ट्राई। और लास्ट 3 मैसेज फॉर एंटरप्रेन्योर, कामयाबी के लिए क्या 3 मंत्र हैं? हार्डवर्क, अच्छा गुरु, और रेगुलर एफर्ट्स। हार्डवर्क, अच्छा मेंटर और गुरु, और रेगुलर एफर्ट्स कंटिन्यू विद होनेस्टी, कंसिस्टेंसी। हाँ कंसिस्टेंसी, और रेगुलर लर्निंग पीरियड में रहें और होनेस्टी के साथ, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और एक और लास्ट क्वेश्चन, फ्यूचर अगले 5 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं? सर पहली बात तो मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है कि मैं इंडिया के हर यूथ तक पहुंचूं, हर एक उस कैंडिडेट तक पहुंचूं जिसने अब्रोड जाना है किसी न किसी वे में, ठीक है, चाहे वो घूमने जाना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई पे जाना चाहता है, चाहे वो PR पे जाना चाहता है, चाहे वो वर्क वीज़ा पे जाना चाहता है, या किसी को IELTS PT TOEFL करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेनी है, तो मुझे हर कैंडिडेट तक उसके घर पे पहुंचना है। वो मैं ऑनलाइन पहुंचूंगा न्यू सॉफ्टवेयर के साथ, न्यू ERP के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, और इसके अलावा माइट भी हम उसके ऑफलाइन वहाँ ऑफिस खोल लें। पहली बात तो कि मुझे हर एक कैंडिडेट की हेल्प करनी है जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है, जो अब्रोड में जाना चाहता है। कोई नंबर आपने गोल बनाया, कितने लाख, कितने हज़ार? नहीं जी, नंबर इस कैंडिडेट्स का मैं डेली ना सोच के सोता हूँ, मैं अपने आप को फील करता हूँ ये चीज़ें कि आई एम द नंबर 1 कंसल्टेंट, आई एम सेंडिंग द एप्लीकेंट्स मोर देन अदर्स। मैं पूरा फील और रियलाइज करके सोता हूँ। तो अब सोच लो नंबर्स कुछ भी हो सकता है, जो जितने कंसल्टेंट भेज रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा भेजने हैं। तो कुछ नंबर सोच लो, जैसे मैंने सोच रखा है 500 IPO लाने में मदद फिर तो करनी लाखों है, में 1 आता है। करोड़ लोगों को तजुर्बा में लाना फिर है, तो कम से कम लाख कैंडिडेट्स तो जाने चाहिए। 1 लाख का जी सोचा जी आपने। जी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच आज Welcome. शो में आने के लिए, थैंक यू जी। प्रदीप बलियान साहब। और दोस्तों
जो भी आपने आज इनसे सीखा कि बाहर जाना हो, कैसे जाना हो, एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन हैं, ज़िंदगी के रिग्रेट हैं, पिताजी को टाइम नहीं दिया, बच्चों को टाइम नहीं, ये एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी है। लर्निंग है इसमें, कुछ रिग्रेट रह जाते हैं, कुछ अचीवमेंट रह जाती हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो डिस्क्रिप्शन में इनकी सारी डिटेल है, आपको बाहर जाना हो, वीज़ा चाहिए, ट्रैवल चाहिए, टूर चाहिए, बहुत सारी सर्विसेज सारी डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं। वन स्टॉप शॉप है, ये मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेरे मेंटी हैं, इसलिए आप पूरा भरोसा करके, क्योंकि हम लोग भी बहुत चुन के लोगों को लेते हैं, अच्छे इस्टेब्लिश लोगों को ही लेते हैं कि जिनको स्केल करना हो, बिज़नेस को बड़ा करना हो, तो बड़े ही ये लोग विश्वास के योग्य होते हैं। तो आप भरोसा करके इनके साथ काम कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू गुरुजी।